हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। पिछले कुछ दिनों में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई है मेरे पास कि सर मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से हुई नहीं, क्या मैं फिर भी सीसेट क्लियर कर सकता हूँ? मैंने ये क्वांट रीजनिंग इस टाइप के टॉपिक्स कभी अपने ग्रेजुएशन या उससे पहले कभी नहीं पढ़े, क्या मेरा सीसेट क्लियर हो जाएगा या फिर मुझे सीसेट की स्ट्रेटजी ही नहीं पता? तो इन पर्टिकुलर इश्यूज का आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं अगर हम उनको फॉलो करके हमारा सी सेट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं बता दूं कि अगर आपका बैकग्राउंड सी सेट जैसे कुछ जो टॉपिक्स आते हैं उनके अंदर नहीं भी है, बट फिर भी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, राइट? तो ये बेसिकली आप इसको आप मिथ समझ सकते हो कि ऐसा बोला जाए कि जिनका बैकग्राउंड होता है सी सेट के अंदर सिर्फ वही क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपने अगर अच्छे से चीज़ों को समझा तो आप भी आसानी से सी सेट को क्लियर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने सी सेट को क्लियर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ हमारे तेजस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करना चाहता हूं। तेजस हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है जिसके अंदर अराउंड 250 आवर्स के अंदर पूरा स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे वीडियो लेक्चर की फॉर्म में आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। उसके अलावा आपकी प्रिपरेशन को असेस करने के लिए 15 जीएस एज वेल एज 4 सीसेट फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल हो गया या फिर टॉपिक बेस्ड टेस्ट एज वेल एज एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद डाउट सेशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो तेजस को आप वन स्टॉप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो आपके आने वाले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। आपके कुछ डाउट्स हो तो आप वो info@onlyis.com या फिर इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल करके हमसे एड्रेस भी कर सकते हो। देखो, मैंने कुछ स्टेप्स में इसके अंदर आपको बांटा है। तो पहला स्टेप क्या है? पीवाईक्यू से डिमांड को समझना। एक्चुअल में ना मैंने बहुत बार आपको अलग अलग वीडियोस के अंदर समझाया भी है कि यूपीएससी के अंदर डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होंगे, बट उन पीवाईक्यूज पे बेसिस पे कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन ना 2018 का है, बस सिंपली ना एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्व करने की अभी चाहे जरूरत नहीं है। इसमें देखो क्या लिखा है कि 700 से 1000 तक आपको नंबर्स दिए हुए हैं एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि कितने में दिस होल्ड्स ट्रू, राइट? ये 2018 का क्वेश्चन था। अब कुछ साल बाद 2021 में हमारे पास क्वेश्चन आया, वो क्या था कि इंटीजर फिर से 700 से 1000 दे रखे हैं एंड यहाँ पे 10 सम किन इंटीजर्स का होता है वो पूछा गया है। देखो, क्वेश्चन देखने में भले ही अलग अलग लग रहे हो, बट जो कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में लगेगा 2018 वाले में, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको 2021 के अंदर लगेगा। तो बेसिकली कहने का ये मीनिंग है कि अगर आपने 2018 वाला क्वेश्चन कर लिया होता ना, तो अगर आपने 2021 का अटेम्प्ट दिया होता, आई एम वेरी श्योर कि आप वो क्वेश्चन अच्छे से कर लेते। अब इसी वजह से आपको YouTube के अंदर मैं आपको FAQs दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपके साथ बहुत सारे डिस्कस कर चुका हूं, एज वेल एज जो हमने सीसेट के कोर्स में के अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल इंफोसिस दिया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे रिपीट होते हैं, राइट? अगली चीज क्या है? माइक्रो टॉपिक्स में चीजों को ना डिवाइड करना सीखो। अब मेरे पास ना बहुत बार अलग अलग स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी रेज की है कि सर मैं क्वांट में वीक हूं या फिर मैं इंग्लिश में वीक हूं या मैं रीजनिंग में वीक हूं, तो मैं क्या करूं? देखो, अब अगर आप इस सिचुएशन में हो ना, तो आपने क्या करना है, चीजों को माइक्रो डिवाइड करना है। होता क्या है ना कि हम अक्सर बोल देते हैं कि अच्छा सर ये मेरा स्ट्रेंथ का कॉलम है, ये मेरा वीकनेस का कॉलम है। स्ट्रेंथ में मैं डाल दूंगा, ऐसे मान लो इंग्लिश डाल दिया, वीकनेस में डाल दिया क्वांट। देखो, यही करने से ना, ऐसा करने से होगी गड़बड़। अब होता क्या है कि क्वांट के अंदर भी ना आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके स्ट्रेंथ होंगे और कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे ऐसे रेदर जो आपकी वीकनेस होंगे। एक एग्जांपल से समझो। अब जैसे ये कुछ क्वांट के मैंने ना आपके सामने टॉपिक्स लिस्ट करे हैं। हो सकता है कि आप एवरेज में अच्छे हो, आप टाइम एंड वर्क में अच्छे हो, आप कोडिंग डिकोडिंग में अच्छे हो। ऑन दी अदर हैंड हो सकता है आप सीक्वेंस में अच्छे ना हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में अच्छे ना हो या सिलोजिज्म में अच्छे ना हो, राइट? तो क्या मैं सिर्फ इस बेसिस पे ये बोल सकता हूं कि मैं क्वांट में वीक हूं या क्वांट में अच्छा हूं? नहीं, मुझे एग्जैक्टली टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, माइक्रो टॉपिक्स, कि कौन से मेरे स्ट्रेंथ है एंड कौन से मेरे वीकनेस है। जब आप चीजों को इस तरीके से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के कॉलम में डालने लग जाओगे, जहां पर आप स्ट्रेंथ में मान लो लिखोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस और वीकनेस में लिखोगे एवरेज, अब आपके सामने ना क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, यहां पर मुझे कितना टाइम देना है मैंने वो देख लिया, जो वीकनेस वाला कॉलम है वहां पर कितना टाइम देना है मैंने वो देख लिया। जब इतना समझ आ गया, फिर आप अकॉर्डिंगली अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपने एग्जैक्टली जो आपकी क्या मिस्टेक्स थी या क्या फिर इश्यूज थे उनको एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर दिया, और एक बार वो हमने ढूंढ लिया
फिर सोल्यूशन निकालना काफ़ी ईजी है, राइट। आगे चलते हैं। अगली चीज़ क्या है, वो है कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला। इसका क्या मीनिंग है, देखो हम लोग ना अक्सर क्या करते हैं, हम लोग ना फॉर्मूला के पीछे भागने लग जाते हैं कि बस ना मुझे फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला पता लग गया तो मैं आंसर ढूंढ लूंगा। बट होता क्या है, हमें कई बार उसका पीछे का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं वो हम इसके बीच का लिंक नहीं ढूंढ पाते। तो इसलिए ज़रूरी क्या है, पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो टाइम स्पीड डिस्टेंस ही पढ़ रहे हो, तो पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है ना उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो कि क्या कहना क्या चाह रहा है। यही रीज़न है ना कि जब हम सीसेट कोर्स में भी ना जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उनसे पहले हम कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा अच्छे से ध्यान देते हैं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना फिर फॉर्मूला ईजी है। तो इसी तरीके से आपको करना है, आपको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, फिर बाद में आपको फॉर्मूला के बेसिस पे चीज़ें रिवाइज कर देनी है। और अगर आपको फॉर्मूलाज की रिवीजन में कुछ इशू हो रहा है तो हमारी ओनली आईएएस की टीम ने सीसेट फॉर्मूला बुक आपके लिए बनाई है। आप इस पर्टिकुलर बुक को डाउनलोड कर सकते हो ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल से, राइट। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी एंड आप इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर रहे होंगे। जिन्होंने नहीं किया हुआ वो कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ फॉर्मूला की बुकलेट को डाउनलोड करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट। आगे चलते हैं। अगली चीज है रिगार्डिंग कैलकुलेशन। अब देखो होता क्या है, जब हम ना घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर ऐसे ही कभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर ना क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके छोड़ देते हैं और कैलकुलेशन नहीं करते कि लास्ट तक आंसर नहीं ढूंढते। अब होता क्या है, जब हम एग्जाम में चले जाते हैं तब तो वहां पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी ना, यानी कि आखिर तक हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो अगर यही हैबिट हम अपने जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को वहीं पे डाल ले तो कितना अच्छा होगा। एग्जाम में रेदर देन हमें फिर लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो पूछ ली इन्होंने, पर हमने अगर उन चीज़ों को घर पे प्रैक्टिस करी होगी तो एग्जाम के अंदर कम टाइम में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, उनके रिगार्डिंग आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी एंड इजीली आप उन क्वेश्चन को भी टैकल कर पाओगे। अगली चीज़ क्या है, इमोशनल अटैचमेंट। ये ना थोड़ा एग्जाम पॉइंट पे आपको ना ज़्यादा काम आएगा। होता क्या है, मान लो अगर आपका ना जैसे मान लो टाइम एंड वर्क आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, आप इसके अंदर बहुत ही अच्छे हो, तो कई बार ना हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ना अटैच हो जाते हैं। अटैच होने का मीनिंग हमें लगता है कि यार ये टॉपिक तो मेरा फेवरेट है, तो इसका अगर कितना भी क्वेश्चन आया ना, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, तब भी मैं उसको आसानी से सॉल्व कर लूंगा। अब अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि थोड़ा सा हार्ड हो और आपका ये फेवरेट टॉपिक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 मिनट लगा देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि नहीं यार भले ही 5 मिनट लगे भले 10 मिनट लगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके रहूँगा। आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है ना, ये गलती नहीं करनी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के मार्क्स सेम हैं। तो वो क्वेश्चन देखो जो कि थोड़े इजी हों या जो इजीली सॉल्व हो पाए हों। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई हार्ड क्वेश्चन कर दिया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, नहीं, मार्क्स सभी के बराबर है। तो क्वेश्चंस के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना, अकॉर्डिंगली जो इंपॉर्टेंट और जो आपको सॉल्व करने में इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं सबसे पहले जाके वो टैकल करने हैं ताकि आपका टाइम के विद इन पेपर कंप्लीट हो पाए। लास्टली आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, राइट। जब तक हमें समझ नहीं लगेगा कि क्या हम 2 घंटे में जब हम मॉक टेस्ट में किस टाइप की गलतियां कर रहे हैं, तब तक हम एग्जाम के लिए ना प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले हमें एग्जाम लाइक कंडीशन में टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि उनसे पता लग पाए कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा है एंड बाकी सारी चीज़ें। तो ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, यानी कि PYQs की डिमांड को समझना, माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड करना, कॉन्सेप्ट एज वेल एज फॉर्मूला दोनों पे फोकस करना, कैलकुलेशन जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो उनको करना, क्वेश्चंस के साथ इमोशनली अटैच ना होना एंड मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करके जाना। अगर आप ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो इवन इफ अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी रहा है कभी मैथ्स के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर या रीजनिंग के अंदर, तब भी आप इन चीज़ों की मदद से अपने एग्जाम को टैकल करने में हेल्प मिलेगी आपको, राइट। तो फ्रेंड दिस इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रैक्टिसिंग। गुड बाय एंड गुड लक।